मेरी आज की कक्षा में चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 SST weathering and erosion. I told it to you that in my next session we have to discuss about soil erosion, etc. and etc. So now, without wasting my time, I am going to start with my topic soil. भाई बिहारी हैं, उत्तर भारतीय हैं, कभी कभी अंग्रेजी परेशान कर सकती है, इसलिए लिख दिया ताकि अब जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर भी है वो भी इजीली कनेक्ट हो जाए. एक्चुअली सॉइल इज़ नॉन अदर देन मिट्टी. मिट्टी को ही सॉइल कहते हैं. सॉइल कोई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं. अब सवाल आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय सॉइल. अब तुम लोग तो अभी 7th में हो. व्हेन यू विल मूव टुवर्ड 8th, 9th and 10th, देन ओनली आई विल गिव यू some concepts that sometimes it's possible that we can define something. कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को परिभाषित करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जब कुछ अलग परिभाषा नहीं है तो प्रक्रिया को ही परिभाषा बना दिया जाता है. और तीसरी परिस्थिति आती है जब उसकी विशेषताओं को सारगर्भित करके लिख देते हैं. जैसे एसिड, आगे चल के नाम सुनोगे एसिड. अब एसिड की परिभाषा कुछ होती नहीं, तो होता क्या है, उसका फीचर जो है कि एसिड सॉवर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड ऑल. हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को ही लिखते हैं और वो एक परिभाषा टाइप का लिखने लगते हैं. तो एक्चुअली सॉइल क्या है और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दोनों को एक ही प्रकार से व्यक्त किया जाएगा. एक्चुअली बॉटम लाइन फैक्ट दैट वी हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फॉर्मिंग इन द डेफिनेशन ऑफ सॉइल ऑल्सो. नहीं तो मिट्टी को क्या लिखोगे, मिट्टी है या मिट्टी है, बस यही तो सत्य है. मिट्टी कोई फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन हो, कॉन्सेप्ट हो. एक है जो दिखता है. उर्वरा फीचर है, उपजाऊ फीचर है, पेड़ पौधे के लिए पोषक प्रदाता फीचर है. तो उसके क्वालिटीज़ को ही हम लोग लिखते हैं. तो या तो क्वालिटीज़ लिखिए या प्रोसेस. सो बेसिकली सॉइल इज नथिंग. एक्चुअली व्हेन द वेदरिंग टेक्स प्लेस, देन अब देखिए अब ये कंप्लीट प्रोसेस है. जब व्हेन वेदरिंग टेक्स प्लेस देन द रॉक्स कन्वर्ट्स इनटू सॉइल. और इन अनदर वर्ड वी कैन से, कुछ अच्छा बोलने के लिए, कि व्हेन वेदरिंग टेक्स प्लेस द रॉक विल कन्वर्ट इनटू वेरी डस्टी पार्टिकल, एंड व्हेन इन दैट डस्टी पार्टिकल, उस चिकने चीज में रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्टिव हो जाती है, ऐड हो जाती है, देन इट इज नोन एज सॉइल. मूलतः है ये कि पत्थर के पर्दन से जो बारीक कण बना, जब उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पादपों इत्यादि के अवशेष मिल जाते हैं, मिनरल्स के अवशेष, तो वह मिट्टी का रूप ले लेता है. और उन उपर्युक्त चीज़ों के मिलने के कारण अंततः उसकी उर्वरा क्षमता, जो उसका फर्टिलिटी होता है, वह क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है. एंड दैट थिंग विल बी सपोर्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, एंड दैट थिंग इज नॉन अदर देन नोन एज सॉइल. यही मिट्टी की परिभाषा. स्वाभाविक, अब आप समझिए, पत्थर था, वेदरिंग के कारण वो मिट्टी में परिवर्तित हुआ. क्यों? वो फ्री होल्ड, वो पत्थर जब रगड़ाया तो उसके बाद वो फ्री होल्ड हो गया, उसका मूवमेंट इधर उधर हुआ, जहाँ जीव जंतु पादपों के अवशेष उसको मिलने लगे और वो अंततः मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गया. भाई तो इरोजन भी तो वही है.
तो जिस प्रकार से पत्थर से मिट्टी बनी, और अगर उस मिट्टी को हम पकड़कर नहीं रखेंगे, उस मिट्टी को पकड़कर नहीं रखेंगे, मीन्स पकड़कर रखने का मतलब बाय द हेल्प ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज, बाय द हेल्प ऑफ ग्रास विच इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करती हैं। और नहीं अगर आपको समझ में आता है तो कभी गर्मी के मौसम में जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आप किसी खेल के मैदान में खड़े हो जाइए, यू विल सी कि भाई जब हवा चलती है, आंधी जैसा चलता है, तो मिट्टी उड़ रहा है, तो वो धूल धूल दिखता है। वो क्या हो रहा है? एक्चुअली दैट इज़ नॉन अदर देन इरोजन ऑफ सॉइल। वो मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरे जगह जा रही है। अब स्वाभाविक है कि अगर वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और बगल में नदी है, देन व्हाट विल हैपन? The soil will be carried by the support of the wind from the land to the river, और फिर वो प्रवाहित होकर आगे कहीं और चली गई। And this process is nothing but it is known as erosion of the soil. Yeah. The process, whatever erosion and deposition, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। Land forms on the surface of the earth, ये तो धरती की सतह पर ही होगा। सो इन दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक ग्रेडिएशन, द ब्रिंगिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द लैंड टू अ कॉमन लेवल by reducing the elevations and filling up the depressions on the earth's surface is known as gradation. Again I am repeating the fact that the bringing of the surface of land to a common level by reducing its elevation and filling up the depressions on the earth's surface is known as gradation. It can be through a natural process or by the action of human agencies. The forces that bring about the changes on the surface of the earth are called the agent of gradation. There are two types of agent of gradation, the internal forces and the external forces. So what do we mean by internal forces and external forces? So internal forces, there are some forces which acts from within the earth, धरती के अंदर से लगता है। जो बल धरती के अंदर से लगेगा स्वाभाविक है उसको इंटरनल बोलेंगे, और जो धरती के सतह या उसके ऊपर से लगेगा उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, क्योंकि धरती मतलब धरती के अंदर। They work toward the surface in the form of volcanic eruption and earthquakes. They are quick forces, they cause upliftment or sinking of the earth crust. This is how mountain, hills and plateaus are formed. अभी मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर नहीं भी बताता हूं तो मैं अभी बताऊँ। टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट है, वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराता है। जैसे मैंने शायद आप ही की कक्षा में बताया था कि भारत का जो पूरा नीचे का भूखंड देखते हैं वो वस्तुतः मेडागास्कर अफ्रीका के नज़दीक था, और वहाँ से धीरे धीरे स्लो मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण वो एशिया के दक्षिण में आके लगा। और चूंकि भारत का जो प्लेट था वो भारी था, एशिया का प्लेट हल्का था, तो उसके कारण क्या हुआ, ये नीचे की ओर से घुसा। अब ये जो अपलिफ्टमेंट मतलब एशिया के दक्षिण वाले को उठाया, नीचे ये घुस रहा है, तो आप स्वाभाविक चीज़ है कि अगर कोई वस्तु है, अगर स्वाभाविक है कि अब ये दोनों एक लेयर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नीचे है और ये घुसना चाहेगा, तो अगर ये जैसे जैसे घुसना चाहेगा, अब इस तरह से ये घुस रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपलिफ्ट कर रहा है। तो ये जो अपलिफ्टमेंट हुआ, दैट वन काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, यही तो रीज़न है। और चाहे हिमालयन माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, या जो भी जो आप भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं, जो ऊंचा जगह होता है वो वस्तुतः उस प्लेट्स के टकराव का ही नतीजा हो। एंड दीज फोर्सेस विच इज गोइंग टू एक्ट, दैट विल बी नोन एज इंटरनल फोर्स। एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस, द वियरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। The other forces which acts on the surface of the earth called external forces. जैसा मैंने पहले कहा कि जो सरफेस के ऊपर या सरफेस पे मतलब धरती से ऊपर जो लगा, that will be known as external forces. अब external forces का कोई उदाहरण थोड़ी समझना है। external forces मतलब क्या हुआ, अभी कोई पत्थर का टुकड़ा देखिए जो मजबूती से टिका हुआ है, तो आप सुनेंगे कि जल का जब प्रवाह लगातार होता है, लगातार होता है, लगातार होता है, तो उसको घिसते घिसते खत्म कर देता है। तो either the flow of water, either the flow of ice, either heavy wind, flow of wind, these are
going to be considered as external forces. Whatever thing you have to keep it in your mind. The wearing down of the earth's surface is called degradation. When this worn down material is deposited in the low lying areas, it results in an increase in the elevation of that place, and that is known as aggradation. So basically you have to write the concept of gradation, degradation and aggradation. In my next session we will study about work of a river and all. Thank you.